किसान विधेयक को लेकर जारी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने रबी फसलों की एमएसपी को मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार ने गेहूं की एमएसपी 50 रुपए बढ़ाकर 1975 रुपए प्रति क्विंटल कर दी है। सरसों की एमएसपी 225 रुपए बढ़ाकर 4650 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। इसी तरह सरकार ने मसूर की एमएसपी 300, चना की एमएसपी 225 और जौ की एमएसपी 75 रुपए बढ़ा दी है। एमएसपी खत्म हो जाएगा और आज का जो एमएसपी आपने देखा है तो एमएस स्वामीनाथन का जो रिकमेंडेशन था कि 50% बढ़ाकर होनी चाहिए, तो 18-19 से हम 1.5 गुना हमेशा करते रहे हैं। तो आज भी आपने देखा होगा गेहूं में एमएसपी में 50 रुपीज, चना में 225, मसूर में 300, सरसों में 225, जौ में 75, कुसुम में 112 और इसके अलावा भी आज केंद्र सरकार ने कांग्रेस के आरोपों पर जमकर पलटवार किया। रविशंकर प्रसाद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस के ही राज में इन कार्यक्रमों की शुरुआत पहले ही कर दी गई थी। इस बीच राज्यसभा में पारित 2 किसान बिलों पर लगातार हंगामा जारी है। हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले से चली आ रही है वैसे ही चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि अभी जिस तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए अभियान चलाए जाते हैं उसी तरह आगे भी चलाए जाते रहेंगे। उन्होंने विपक्ष पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। उन्होंने विपक्ष को किसानों को गुमराह न करने की हिदायत दी। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है। कृषि बिल को लेकर संसद से सड़क तक संग्राम जारी है। इस महासंग्राम के बीच विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने का वक्त मांगा है। विपक्ष की ओर से अपील की जाएगी कि राष्ट्रपति दोनों कृषि बिलों पर अपने हस्ताक्षर न करें और वापस इन्हें राज्यसभा भेज दें। इसके साथ ही विपक्ष राष्ट्रपति को राज्यसभा में क्या हुआ इसकी भी पूरी जानकारी देंगे। राज्यसभा में कृषि विधेयक पर चर्चा के दौरान हंगामा करने वाले 8 सांसदों पर सभापति वेंकैया नायडू ने बड़ी कार्रवाई की है। सभापति ने अमर्यादित व्यवहार करने वाले 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन इसमें शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं, के रागेश हैं और एलमरान करीम हैं। इसके अलावा अन्य पूरे जो 8 सांसद हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है। एम वेंकैया नायडू ने सांसदों के बर्ताव पर नाराजगी भी जाहिर की। नायडू ने उपसभापति हरिवंश के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो कोशिश थी उसे भी खारिज कर दिया। नायडू ने कहा कि प्रस्ताव उचित प्रारूप में नहीं था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के उस बयान पर हमला बोला जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना से निपटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की सबने तारीफ करनी चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर ट्वीट किया कि अभी देश और कितने एक्ट ऑफ मोदी और झेलेगा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार का अंधा अहंकार देश की बदहाली के लिए कभी भगवान तो कभी जनता को दोषी ठहराता है। राहुल ने आरोप लगाया कि यह सरकार अपनी गलत नीतियों और कुशासन की जिम्मेदारी नहीं लेती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में आज 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में फाइबर केबल नेटवर्क और राजमार्गों से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के गांवों में शहरों से ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले हो गए हैं लोग। उन्होंने कहा कि कुछ साल तक गांव में इंटरनेट के बारे में सोचना भी मुश्किल था कुछ साल पहले, लेकिन अब तेजी से स्थितियां बदल रही हैं।
भारत की सीमा में घुसने की कोशिशों में जुटे चीन को भारतीय सेना ने करारा झटका दिया है। भारतीय जवानों ने एलएसी पर 6 प्रमुख चोटियों पर कब्जा कर लिया है। वहीं चीन लगातार भारतीय सेना की मूवमेंट पर नजर रखे हुए है। भारतीय सेना भी सीमा पर मुस्तैद है। राफेल जेट चीन की हरकतों पर नजर रखने के लिए सीमा पर चक्कर लगा रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना भी हर स्थिति से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रही है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 86,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। एक दिन में 1,130 लोगों की मौत भी हुई। कोरोना का कुल आंकड़ा देश में 54,87,000 के पार पहुंच चुका है। 87,000 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। हालांकि इस बीमारी से अब तक 43 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना संकट के बीच अच्छी खबर यह है कि आज से सीमित स्तर पर स्कूल खुल गए हैं। संचालकों ने तैयारियों में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ने का दावा किया है, लेकिन सिर्फ 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की ही क्लासेस होंगी और वो अपने टीचर्स से गाइडेंस ले पाएंगे। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के बाद आज से 8 राज्यों में स्कूल खुले हैं। इनमें प्रमुख हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड। हालांकि राजधानी दिल्ली में 5 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी स्कूल नहीं खुलेंगे। केरल, पश्चिम बंगाल में भी अभी क्लासेस शुरू नहीं होंगी। तबलीगी जमात के कार्यक्रम को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा बयान दिया है। सरकार ने कहा है कि दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र में मार्च के दौरान तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हुए लोगों की वजह से कोरोना वायरस का संक्रमण कई जगहों पर फैला। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में कहा कि दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात के 233 सदस्यों को गिरफ्तार किया। उन्होंने यह भी साफ किया कि जमात प्रमुख मौलाना मोहम्मद साद को लेकर जांच अभी चल रही है। रेड्डी ने बताया कि दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक पहले से जारी दिशा निर्देशों के बावजूद एक बंद परिसर के अंदर एक बहुत बड़ी सभा हुई जिसमें कोरोना से जुड़े नियमों का पालन नहीं हुआ।